ये देश के लिए काम करने वाला संगठन है। और इसलिए मुझे दत्तोपंत जी की याद आती है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इस देश में यूनियनबाजी में सबसे बड़ा विचार रखा और दत्तोपंत जी ने कहा कि देश के लिए करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। ये एक नारा ही हमारी अलग पहचान बताने वाला नारा है कि काम का दाम पूरा लेने के लिए काम रोकेंगे, ऐसा बाकी लोग कहते हैं। और दत्तोपंत जी ने हमें सिखाया कि देश के लिए करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। तो ये पूरा दाम लेना है। और मैं तो शिक्षा मंत्री हूं, तो मैं यही कहूंगा कि आपको भी जल्दी पूरा दाम मिलने वाला है 7वां वेतन आयोग। कुछ कुछ तो अच्छा होता ही है, होगा। 2 दिवसीय आपने सम्मेलन, और इसी का परिचायक है कि एक शैक्षिक महासंघ 2 दिवसीय परिचर्चा आयोजित करती है। देश से 80-100 विश्वविद्यालयों से लोग आते हैं और क्या सोच रहे हैं कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएंगे। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं, क्योंकि यही तो अपेक्षा है। वी आर ऑल स्टेक होल्डर्स, छात्र, शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशासन, कुलपति, सरकार। एक हमारा संवाद कायम करने की परंपरा है, एक संवाद बना रहना चाहिए। इसी को हम शैक्षिक परिवार कहते हैं। मैंने भी मेरी शुरुआत विद्यार्थी परिषद से की और छात्रों का आंदोलन करते करते, छात्र शक्ति की भूमिका रखते रखते हम विश्वविद्यालय के प्रांगण में थे। और बाद में मैं यूनिवर्सिटी सीनेट मेंबर भी था और फिर उसके बाद में अध्यापक, प्राध्यापक और स्नातकों का प्रतिनिधि बन के महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 साल रहा। तो लगातार मेरा आप सबके प्रश्नों से हमेशा संबंध रहा है और मेरा विश्वास है संवाद करो। अभी एक विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटी के छात्र, अब हर एक की कोई राजनीति भी होती है, तो वो वहां हर एक सप्ताह में आके वहां धरना देते, हमारे HRD मंत्रालय पर धरना देते। तो मैं एक दिन बाहर से आ रहा था, मैंने कहा क्यों आप क्यों धरना दे रहे हो? नहीं, बोले हमारी मांग है, चलो ना मेरे साथ चर्चा करते। तो वो असहज हो गए, क्योंकि चर्चा करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो उनका दुकान कैसे चलेगा। ये मुद्दा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि संवाद से ही सबसे मैं मिलता हूं और इसलिए सबसे मिलकर हम करेंगे। और भी आपसे एक मेरा नाता है। यह ABRSM ऐसा है, केवल अध्यापकों का, प्राध्यापकों का संगठन नहीं है, शिक्षकों का भी संगठन है, प्राथमिक और माध्यमिक। और इसके अनेक वर्षों से जिन्होंने इस संगठन को बड़ा किया, मुकुंदराव कुलकर्णी मेरे ससुर थे, तो मुझे बहुत ही उसमें हमेशा इस संगठन के लिए निश्चित आत्मभाव रहा है। कौन प्राध्यापक अपने आयुष्य में भी, कौन शिक्षक, अध्यापक हमें याद आज भी रहता है? मैं तो हमेशा ये सवाल पूछता हूं, कौन प्राध्यापक हमें याद रहता है? जो एकेडमिकली एक्सेलेंट था, जो अच्छा पढ़ाता था, कम्युनिकेट अच्छा करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा जो आत्मीयता से छात्र से बात करता था, उससे साथ मानवीय व्यवहार करता था, संबंध रखता था, वो प्राध्यापक हमें याद रखता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम भी ऐसा प्राध्यापक बनेंगे क्या? सभी प्राध्यापकों के लिए मुझे लगता है यही लक्ष्य होना चाहिए। ये प्राध्यापक अच्छे होते हैं। मैं एक दिन हार्वर्ड में गया था, तो मेरा बेटा वहां बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, दूसरी यूनिवर्सिटी में PhD का छात्र था, तो मेरे साथ वो भी आया। मैं सारे अध्यापकों से वहां एक हमारी चर्चा हो रही थी। चर्चा के बाद वहां के एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और मेरे बेटे से उनका परिचय हो गया। तो बेटे को उन्होंने कुछ एक सवाल पूछा और उसने कोई एक मिनट में, 2 मिनट में कुछ जवाब दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ मुझे पता नहीं कि वो प्राध्यापक हमारे साथ आगे 2 घंटे चलते, क्योंकि हम जगह जगह जा रहे थे। तो मेरे बेटे के साथ वो प्राध्यापक
2 घंटे पीछे चल के सारे आए और उसके साथ ही वॉज एंगेज इन एनग्रॉस सो मच। उसने कहा आप मेरे विश्वविद्यालय में नहीं हो, लेकिन आपकी दिलचस्पी मैं देख रहा हूं, आपको जो भी कभी लगेगा मेरे पास आना। मुझे लगता है ये टीचरशिप है। क्या सभी प्राध्यापक अपने छात्रों में, और जो अपने छात्र नहीं है वो उसमें भी इतना इंटरेस्ट लेकर करते हैं क्या? ये भी एक सवाल निश्चित है। बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। और इसलिए मैं तो कहता हूं कि प्राध्यापक वंस अ प्रोफेसर ऑलवेज अ प्रोफेसर। वो तो हमेशा शिक्षक है, मार्गदर्शक है। क्या वो मार्गदर्शक बनता है कि नहीं, ये सबसे मुख्य बात है। एक एकेडमिक एक्सेलेंस खुद का करना, एक ट्रेनिंग कंटिन्यूअस खुद का अपग्रेडेशन करना, एक्सेलेंस की तरफ जाना, एक पैशन से शिक्षक के पेशे में हम पेश होना, ह्यूमन बिहेवियर से हम लोगों को मार्गदर्शक बने, ये मुझे लगता है प्राध्यापक के सबसे बेहतरीन महत्वपूर्ण गुण है। मुझे जब एपीआई की चर्चा हुई तब मैं डिटेल में हमेशा जाता हूं, लेकिन मुझे अकाउंटेबिलिटी का विरोध कुछ संगठनों के उनके कथन में ये लगने लगा कि भाई प्राध्यापक अकाउंटेबिलिटी का विरोध कर रहे हैं। भाई 16 लेक्चर करने हैं तो हम क्या हिसाब मांग रहे हैं? भाई लेक्चर कितने किए, ट्यूटोरियल कितने किए, स्टूडेंट एक्टिविटी में कितना समय दिया, वो देने को भी मना करना है। और आपने, मुझे फर्क यही है कि आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी एक नई व्यवस्था कैसे हो, इसका एक प्रारूप बनाकर हम देंगे। आप जो देंगे प्रारूप, हम इसका स्वागत करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि यही तो पार्टनरशिप है। One cannot say that we are not accountable. You can suggest that what accountability framework UGC has drafted is not correct in these respects, and therefore the correct system should be like this. और इसलिए मैं आज ही एक खुलासा भी करना चाहता हूं। एक मैंने अध्ययन जब किया तो मुझे ध्यान आया कि कॉलेज के अध्यापकों को रिसर्च का कंपलसरी प्रमोशन के लिए रिसर्च कंपलसरी करने से क्या हो गया, रिसर्च खत्म हो गया। और 13,000 यूजीसी के मैगजीन हो गए। तो वो लिस्ट लेके आए मेरे पास, 13,000 मैगजीन को हमने, अब अनेक कॉलेजों ने तो अपना जो एनुअल मैगजीन निकलता है वो क्वार्टरली करके उसको भी रिसर्च मैगजीन की लिस्ट में डाल दिया। मैंने कहा इतनी लिस्ट है, इसमें चंपक वगैरह है कि नहीं? लेकिन मैं पाखंड से हमेशा नफरत करता हूं और पाखंड में जीना नहीं चाहता। कॉलेज का अध्यापक और यूनिवर्सिटी का अध्यापक दो अलग श्रेणी है, दो अलग काम है, दो अलग अपेक्षाएं है। जहां पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ा रहे हो और जहां अंडर ग्रेजुएट को पढ़ा रहे हो। और इसलिए कॉलेज के अध्यापक को मूलतः अच्छा पढ़ाने की जिम्मेवारी होनी चाहिए, दैट इज द अकाउंटेबिलिटी। और वो अगर अकाउंटेबिलिटी होगी कि अच्छा पढ़ाओ, और मैं एक नई पद्धति शुरू करने वाला हूं, मैं स्टूडेंट का फीडबैक की मैकेनिज्म शुरू करने वाला हूं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एक तरफा नहीं होती। आपने कहा 2 तरफा, तो मैं 3 तरफा कर रहा हूं। तो स्टूडेंट फीडबैक भी लेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ाओ, ये आपकी मुख्य जिम्मेवारी है। रिसर्च का बोझ माथे पर हम कंपलसरी नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि चॉइस है आपका। एक स्टूडेंट एक्टिविटी या एक कम्युनिटी एक्टिविटी आपको निश्चित करनी पड़ेगी। सो यूर टीचिंग प्लस कम्युनिटी इज व्हाट विल एश्योर यू प्रमोशन। ये एपीआई में मैं बदलाव लाने वाला हूं और ये बदलाव जल्दी ही घोषित करेंगे कि एपीआई में, और ये मैं आज एबीआरएसएम के मंच से ही पहली दफा ये घोषणा कर रहा हूं कि ये एपीआई में हम बदलाव करेंगे कि जिसमें पाखंड हट जाएगा। कॉलेज के अध्यापकों को
अच्छा पढ़ाना और एक स्टूडेंट एक्टिविटी या कम्युनिटी एक्टिविटी एक करना, ये उनका मूल मुद्दा रहेगा। और यूनिवर्सिटी अध्यापकों के लिए रिसर्च कंपलसरी है, और जो कॉलेज के अध्यापकों को भी जिसमें रिसर्च की प्रवृत्ति है वो रिसर्च करने का चॉइस उसका खत्म नहीं करेंगे, बट दैट विल बी चॉइस, इट विल नॉट बी मैंडेटरी। तो फिर मजाक बच जाता है रिसर्च का, वो नहीं बनना देना है, तो ये हम करेंगे। एक 6% ऑफ जीडीपी की चर्चा हमेशा होती है। आप सब अध्यापक हो, प्राध्यापक हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जीडीपी सरकार के खजाने में नहीं होता है, आपके खिस्से पॉकेट में जो है वो भी जीडीपी है ना। समाज के सभी अंगों के पास जो पैसा है सब मिलके जीडीपी है। जीडीपी सारा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में नहीं है। गवर्नमेंट ट्रेजरी का केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके लगभग 20% से 25% शिक्षा पर जाता है, जो गवर्नमेंट का बजट है। लेकिन गवर्नमेंट का पास सारा जीडीपी नहीं है, तो जीडीपी का 6% मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल, यह हमें समझना चाहिए। नहीं तो हम मांग एक बार उठ गई, कोठारी जी ने कहा कि 6% चाहिए, तो जीडीपी का 6% बोला, बजट का तो 20% अभी है टोटल, तो बजट का बहुत है, जीडीपी का आएगा तो इसका मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, और कम्युनिटी सपोर्ट भी है। अभी महाराष्ट्र में 3 समाज कार्यकर्ता ने, एक प्राथमिक शिक्षक है, एक अमेरिका में अच्छा उद्यमी था, वो छोड़ के यहाँ आया और उसने पैशन से प्राथमिक शिक्षा में डिजिटल एजुकेशन का प्रयोग शुरू किया, और इस प्रयोग के लिए कम्युनिटी का सपोर्ट मांगा। एक साल में 600 करोड़ से ज्यादा करोड़ रुपए कम्युनिटी ने दे दिए स्कूल के बच्चों के डिजिटल कायदे के लिए। यह कम्युनिटी का सपोर्ट है। जीडीपी कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, और यह हमें समझना चाहिए, तब हमारी चर्चा पूरी होगी। दिल्ली में एडहॉक टीचर का तो कमाल हो गया, बाकी सभी विश्वविद्यालयों में 10%, मैक्सिमम 15% एडहॉक टीचर्स होते हैं। दिल्ली में एडहॉक टीचर ही मुख्य प्राण है। 9,000 एडहॉक टीचर। मैंने कहा ये बंद करेंगे, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स करेंगे, और इस साल मैं हर महीने उसके पीछे पड़ा हूं। एक साल में पूरी की पूरी रेगुलर अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पूरी करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। उसमें जो अच्छे एडहॉक है, कंपटीशन होगी, कंपटीशन के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। देखो, राजनीति का कुछ भी कहो, हर 5 साल में हमें कंपटीशन करके ही आना पड़ता है, ऐसे फ्री में नहीं आते। एश्योर्ड करियर प्रमोशन नहीं होता है हमारे यहाँ। तो इसलिए इस तरह का एक कंपटीशन देने के लिए कभी मना नहीं करना। आप लेकिन अनुभवी हो, 8-10 साल पढ़ाया है, तो आप नेचुरली परमानेंट हो जाओगे, परमानेंट में सिलेक्ट हो जाओगे, कुछ नहीं भी होंगे। तो ये भी नियम है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, वो हायर एंड फायर जहाँ है ना, उन देशों में मैं जाता हूँ, वहां कोई किसी को फायर नहीं करता। एक्चुअली हायर फायर जहां है वहां कोई किसी को फायर नहीं करता, क्योंकि फायर होने की आशंका में ही, क्योंकि हर साल रिव्यू होता है, फायर होने की आशंका में हर कोई चुस्त रहता है और हर कोई टोस पर रहता है और हर कोई खुद में इंप्रूवमेंट करता है। इसी से तो देश की इंप्रूवमेंट होती है। तो कभी कभी सिस्टम्स को हमें समझने के लिए भी अपनी मन के दरवाजों को खोलना चाहिए, और इसलिए उसका निर्णय नहीं सरकार ने किया कोई, हाँ, नहीं तो वही हेडिंग होगा। ऐसा कोई निर्णय भी नहीं किया, लेकिन हम प्राध्यापक है, इसलिए मैं क्या अध्ययन करना चाहिए, करे अध्ययन। मुझे बताओ, जहां जहां हायर एंड फायर है वहां क्या क्या हुआ है उन देशों में, अच्छे बुरे परिणाम क्या हुए, कोई अध्ययन करके हमें बता दे। मैंने अभी हम तो क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाने के लिए कितने उपाय सरकार ने मोदी जी की विजन से,
शुरू किए हैं, उसका केवल उल्लेख करना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा। गर्ग जी ने बताया कि यूजीसी के रिफॉर्म में मूलतः वो कह रहे थे कि यूजीसी के नियम बहुत पुराने हो गए। मैं तो मानता हूं, मैंने तो अधिकारियों को कहा कि मैं तो यूजीसी को भंग कर दूं, लेकिन कुछ तो व्यवस्था लगेगी ना। तो क्या हो व्यवस्था? तो यूजीसी और एआईसीटी के रिफॉर्म्स क्या हो, एक एक नियम पर आप चर्चा करो और मुझे सुझाव दो। उन सुझावों का स्वागत है, यह मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें कार्यक्षमता बढ़ानी है और हम एक दिशा निश्चित तय किया है कि यूजीसी और एआईसीटी का रिफॉर्म विल बी नाउ ग्रेडेड ऑटोनॉमी। ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब है जो कॉलेज क्वालिटी में ऊपर जाएंगे उनको पूरी स्वायत्तता मिलेगी। कल ही लोकसभा ने एक राय से आईआईएम का बिल पास किया है। यह एक ऐतिहासिक बिल है, आईआईएम को पूरी स्वायत्तता देने वाला यह बिल है, कुछ भी सरकार का नहीं उसमें। हर बार सरकार के पास जाने की जरूरत ही नहीं, यही तो स्वायत्तता का मूल मंत्र है। शिक्षा ऐसी विकसित होती है। विदेशों में शिक्षा का विशेषता, जहां एडवांस कंट्रीज का शिक्षा का विकास से ही देश एडवांस हुए हैं। जैसे वो रोड के बारे में कहते हैं ना कि एक दिन भारत का प्रतिनिधिमंडल गया, अमेरिका के राष्ट्रपति को मिला और उन्होंने कहा कि सर आप अमीर है इसलिए आपके रोड अच्छे हैं। तब अध्यक्ष जी ने कहा नहीं नहीं, हमारे रोड अच्छे हैं इसलिए हम अमीर हुए हैं, ये समझ लो। वैसे वो देश अमीर है इसलिए उनकी शिक्षा अच्छी है, ये नहीं है शिक्षा अच्छी है इसलिए वो अमीर हुए हैं, ये सच्चाई है। और इसलिए हमारी भी शिक्षा अगर अच्छी होनी है तो स्वायत्तता ही प्राण है यूजीसी रिफॉर्म का। और यूजीसी आईआईसीटी का रिफॉर्म हम करके रहेंगे और स्वायत्तता गुणी संस्थानों को मिलेगी और कम गुण वाले को 50-50 मिलेगी और उससे भी कम सी लेवल पे होंगे उनको आज जैसा रेगुलेशन रहेगा। लेकिन बाकी भी रेगुलेशन में बहुत सुधार करने हैं, वो दे दीजिए। कोई एक एक नियम लेके, हजारों नियम है, कितने पद। ऐसा था यूजीसी और एआईसीटी का ऐसा आर्काइक सिस्टम था कि रात में सपने में आया, सुबह सर्कुलर निकला, कल से अमल हुआ। मैंने कहा ये नहीं होगा, पहले चर्चा करेंगे, स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के लिए 15 दिन हर सुझाव रखेंगे। अब ओडीएल के सुझाव हमने रखे थे, अभी ऑनलाइन के सुझाव अभी ऑनलाइन पे हमारे रखे हैं वेबसाइट पे, कि ऑनलाइन एजुकेशन के हम दरवाजे खोल रहे हैं। तो ऑनलाइन की गुणवत्ता को कैसे बरकरार रखेंगे, इसके हमने ड्राफ्ट रूल्स किए हैं, वो रूल्स हम आपके सामने रखे हैं। ऐसा आने वाले दिनों में यूजीसी आईआईसीटी के कोई भी बड़े परिवर्तन के सर्कुलर्स होंगे, वो पहले कंसल्टेशन भी होगा स्टेक होल्डर और उसके बाद उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और वो अगर दूरगामी परिणाम के हैं तो वो अगले साल से लागू होंगे, बीच में मिडवे गोल पोस्ट चेंज नहीं करेंगे। यह भी हमारा एक निश्चित रूप है। तो इस तर्क से हम आगे जा रहे हैं और आपका हमें सहभाग चाहिए। एक हम कर रहे हैं, एक 2-3 बड़ी पहल की है मोदी सरकार ने, रिसर्च और इनोवेशन, बिकॉज वी लैक इन इनोवेशन। India lacks in innovation, and I have umpteen times said that there are only 3-4 ways to get country richer. And what are these? The one model which was adopted by Europe, Portuguese, Dutch, French, British, they conquered the world and looted the colonies, colonized the world and looted the colonies, and they became rich. But that's not a good way and now not available also. So that is gone. Second is the nature's bounty which the Middle East has. कहीं भी खोदो तो तेल मिल रहा है. So that's a natural, but that you can't demand. What you have. The third is the India and China's way of last 30 years of reverse engineering and cost competitiveness on the basis of essentially on the backdrop of low wages. We have achieved cost competitiveness and therefore we have dominated in exports in world markets, and China majorly, and India to an extent became rich with this kind of thing. But that's not a sustainable prosperity route. The sustainable prosperity route comes through innovations. And therefore higher education centers must become, universities must become temples of innovations.
वो शोध और अनुसंधान के केंद्र बनने चाहिए। अगर नहीं है तो पीएचडी स्टूडेंट्स इफ दे आर अप्लाइंग फॉर स्वीपर्स जॉब, दैट मीन्स वी हैव नॉट टॉट एनीथिंग। सी वर्ल्ड ओवर पीएचडी इज समथिंग एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। हमने पीएचडी इतना पतला कर दिया कि एनी न्यू इंटरप्रिटेशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज इज ऑल्सो पीएचडी। यानी पीएचडी करने के लिए पीएचडी करो, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ एक डायरेक्टर थे, उनके बहुत बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उन्होंने पीएचडी की। तो हमने कहा आपने कैसे पीएचडी की, कौन से विषय में की, मैंने पूछा। तो उन्होंने पीए को पूछा कौन सा विषय था रे? तो ये नहीं है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और इसके लिए हमने 3-4 नए प्रयोग शुरू किए। ज्ञान का प्रयोग किया। पिछले साल में 58 देशों से 600 प्राध्यापक भारत में आए, 2 या 3 सप्ताह रहे, अपने विषय का एक कोर्स उन्होंने कंडक्ट किया। इस साल 800 अध्यापक आएंगे, 70 देशों से आएंगे। और अच्छे अध्यापक आते हैं तो हमारे अध्यापकों से भी उनकी रूबरू होती है, हमारे स्टूडेंट्स को भी मिलता है ज्ञान, और वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं, जो स्वयं में भी कोर्सेज में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी, तो स्वयं के कोर्सेज में भी आएंगे वो। परसों तो मैंने एक नई पहल हमने की। हमारे आर्थिक सलाहकार देश के प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम, ही हैज टॉट इन जॉन हॉपकिंस एंड हार्वर्ड एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज। We are not utilizing him as professor. I said, you are professor, give me 1 week. And he gave. And he conducted a course on contemporary Indian issues of Indian economy and Indian economic survey. क्योंकि एक नए तरीके से हम इकोनॉमिक सर्वे दे रहे पिछले 3 साल से, तो उस पर उन्होंने कंडक्ट किया कोर्स। और देश भर से हमने प्राध्यापकों को अपील किया कि जिनको इस कोर्स को अटेंड करना है वो अपना रजिस्टर करें। जो पहले 200 प्राध्यापकों ने दिया उनको हमने बुला लिया। अंडमान से लेकर देश के सभी हिस्सों से प्राध्यापक आए जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, और उनके सामने उन्होंने 35 लेक्चर्स लिए, रोज 5, 7 दिन में कोर्स कंडक्ट किया। वो अब स्वयं पे उपलब्ध रहेगा। इस साल स्वयं के कोर्सेज को 1.5 लाख अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है। इतना पॉपुलर हो गया हमारा पोर्टल, और नए 400 से ज्यादा कोर्सेज अब उपलब्ध है उस पर। तो ये जल्दी हम तरक्की कर रहे हैं। एक नया प्रकार का स्वयं का प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपकी कंपटीशन किनसे है यह हमें समझना चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट एसी लगाकर भी क्लास में नहीं बैठेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि लोग वहां सीखेंगे, वो फ्री है। क्योंकि वहां 2000 कोर्सेस होंगे, फ्री होगा, लेक्चर होगा, मटेरियल होगा, ट्यूटोरियल होगा बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स, इंटरेक्शन होगी, डिस्कशन फोरम होगा, मिड टर्म एग्जाम होगी, सर्टिफिकेशन होगा। इन स्टूडेंट को चॉइस बेस्ड क्रेडिट भी मिलेगा। और बाकी लर्निंग फॉर एवर करने वाले, मुझे अगर कुछ सीखना है तो मैं सीखूं, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये व्यवस्था नई है, और वो ऑनलाइन भी है, और टीवी के 32 डीटीएच चैनल पर ऑफलाइन भी है। क्योंकि उसके लिए तो ऑनलाइन नहीं लगता, वो तो एक केवल सेट टॉप बॉक्स फ्री डिश का लेना है। वो 1300 रुपए एक बार खर्चा करो तो आपको परमानेंटली मिलेगा, और लोग ये सीखेंगे। हमें भी इन टेक्नोलॉजी का, इस कोर्सेज का उपयोग करके, आप भी वही अगर पढ़ाते हो तो मैं अगर टीचर हूं तो मैं कहूंगा कि स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन के आओ, हम फ्लिप क्लास मॉडल में चलाएंगे, यहां डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन में भी हु इज द टीचर। 3 इडियट में पहले ही दिन आमिर खान पूछता है वीरू सहस्त्रबुद्धे को कि वो अवकाशयान में पेंसिल क्यों यूज नहीं करते। तो द टीचर इन वीरू सहस्त्रबुद्धे सेज, ओह आई गेट बैक टू यू, आई थिंक दैट इज टीचरशिप। मुझे नहीं जवाब आज मालूम है, मैं अध्ययन करके कल आपको बताऊंगा। यही तो टीचरशिप होती है। और छात्र से ऐसे ऐसे सवाल आना, यही तो डिस्कशन होना, यही तो शिक्षा है।
ये अगर शिक्षा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम? और इसलिए एक स्वयं की पहल की है। हमने रूसा का कार्यक्रम किया है। एक एक कॉलेज को 2 करोड़ रुपए, एक यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ रुपए, एक 12B जिनको मिलता है, क्लास अचीव करते हैं उनको ही देते हैं। लेकिन आज तक 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए हमने खर्च किए हैं और अच्छा उपयोग हुआ है। टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूवमेंट का टेक्विक प्रोग्राम है। इस साल 2400 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं और टेक्विक में भी हम काम कर रहे हैं। एक उच्चतर आविष्कार योजना है। उच्चतर आविष्कार योजना में इंडस्ट्री एकेडमी इंटरेक्शन है। 100 प्रपोजल कस्टमाइज रिक्वेस्ट बाय इंडस्ट्रीज हैव बीन ऑफर्ड एंड IIT's teams of faculties and students together working on those 100 ideas where they will come out with a solution. That is what higher education is all about. उसके साथ साथ हमने इम्प्रिंट एक कार्यक्रम शुरू किया है। इम्प्रिंट में we called for research proposals from all professors, all professionals, all students, and we received more than 1500 proposals in 10 domain sectors, and we finalized 200 proposals and we are funding 600 crore rupees for these 200 projects. Many things are on and now they are into that research mode. That is what is constructive engagement is all about. मुझे वो स्कोर के लिए आपके केवल API करना मंजूर नहीं है, लेकिन खुद होके जो रिसर्च करेगा उसको तो कुछ न कुछ तो निश्चित मिलना चाहिए। यही देश आगे करता है। अगर ये नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमने स्टार्टअप परमिशन दिया हॉस्टल रूम से शुरू करने का, और मुझे खुशी है भारत के नौजवान छात्रों के पास पावर ऑफ आइडिया है और उस आइडिया के धनी होने वाले अच्छे छात्रों ने 600 स्टार्टअप हॉस्टल रूम से शुरू कर दिए। ये एक जबरदस्त पहल है, जबरदस्त सफलता है। ये उच्च शिक्षा वहां जा रही है। क्या हम भी उसके साथ है या हम क्या कर रहे हैं? इसके साथ साथ हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स भी शुरू किए हैं और अभी 3 फाइनल पहल है कि NIRF नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किया। 2 साल हुए, अब तीसरे साल में वो परफेक्ट हो जाएगा सारा डिजाइन। लेकिन NIRF क्यों? अच्छे लोग अभी सभी लोग देने लगे कि हमारा नेशनल रैंकिंग में इतना नंबर है तो हमारे कॉलेज में आइए। यही होना चाहिए। दैट इज द हेल्दी कॉम्पिटिशन। देखो, अब बिगर गुणवत्ता के कॉलेज नहीं चलेंगे, ये मैं आज ही बताना चाहता हूं। और स्टूडेंट्स बंद करेंगे, सरकार नहीं बंद करेगी। पिछले 5 साल में 500 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए देश के। 500 4 साल में 500 से ज्यादा बंद हुए। किसने किए बंद? स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट्स गो टू, दे आर नाउ एम्पावर्ड टेक्निकली, दे गो टू द वेबसाइट, दे सी द प्लेसमेंट रिकॉर्ड, दे गो टू द peer review, do peer review and ask the students, past students, alumni how the college is, and if they don't get good report they don't take admissions. 500 colleges close. अगर किसी सरकार ने किए होते तो अब तक आंदोलन खड़ा हुआ होता, लेकिन स्टूडेंट ने बंद किए। तो क्या करें? वो हमें मांगते हैं कि हमें क्लोजर करने की परमिशन दो। हम उदार हंसते दे रहे हैं, जाओ क्लोज करो। क्योंकि इसी से गुणवत्ता टिकेगी। 40,000 कॉलेज है, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज अच्छे हो, ये हमारी कल्पना है। और इसके लिए NIRF का उपयोग हो रहा है, NAC रैंकिंग का उपयोग हो रहा है। अब सारी की सारी सहूलतें, ग्रांट, एवरीथिंग विल बी लिंक्ड टू दी क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट। और मुझे जो बहुत बड़े बड़े अच्छे कॉलेज होते हैं ना, उसका भी मेरा एक अनुभव है। वो अनुभव ये है कि ये कॉलेज इसलिए अच्छे हैं कि वहां अच्छे स्टूडेंट ही आते हैं, इसीलिए वो अच्छे हैं। आपके प्रयास से क्या बदला, ये मैं देखना चाहता हूं, और मैं भी सिस्टम तैयार करूंगा। आपको इतना तो पता चला कि मुझे कुछ तो समझता ही है, तो मैं तो इसकी पूरी कुंडली तैयार करूंगा कि कॉलेज के कितने प्रयास है अपने में इंप्रूवमेंट करने में, स्टूडेंट्स की प्रतिभा को और स्टूडेंट्स के सही पोटेंशियल को विकसित करने के लिए कॉलेज क्या प्रयास कर रहा है, ये हम देखेंगे। और इस तरह से एक नई रचना कर रहे। लास्टली हमने एक हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी शुरू की है। ये एक नई पहल है। भारत क्यों पीछे है? क्योंकि हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट 500 स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री हर साल विदेश में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वहां उनके पास बेस्ट लैबोरेटरीज होते हैं जो यहां नहीं है।
हम बेस्ट लैब्स यहाँ करना चाहते हैं और इसके लिए आने वाले 3 साल में हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हम करेंगे कि इससे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी शुरू हो गई है। नेक्स्ट मंथ में पहला कर्जा उसके लिए वितरित होगा जिसको ब्याज नहीं है, वो भी अनुदान ही है एक तरह से। लेकिन हर चीज जो ग्रांट की आदत लगी है ना, उससे भी मैं थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूं। तो बहुत सारे सुधार मन में है। आप जैसे लोग हैं, साथी हैं, तो मेरा उत्साह और बढ़ता है। आप 2 दिन खूब चर्चा करो और बहुत सारे सुझाव दो। आपके सुझाव का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।